Welcome students. Today our topic is respiratory system of fish, that is Scalodon, for BSc part 3. हमने पूर्व में भी देखा था कि हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की, और आज उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है मछलियों में, वो हम स्कॉलोडॉन में पढ़ेंगे। एक नज़र हम मछलियों में देखते हैं कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर मछलियों में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो अगर आप चित्र में देखें तो देखिए, चित्र में दिख रहा है माउथ, गिल्स, गिल चैम्बर और आउटर एज ऑफ ऑपरक्यूलम गिल रेकर्स। फिर इधर देखिए कि गिल फिलामेंट्स हैं, तंतु जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में, और ब्लड कैपिलरीज, गिल एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, और लेमिले मीन्स पत्ती के आकार के, और उनमें ब्लड कैपिलरीज भी पाई जाती हैं। ये एक चित्र के रूप में हमें पता चल गया कि गिल्स किस प्रकार से मछलियों में दिखाई देते हैं। अब हम अगर इसको स्टडी करते हैं तो हम देखेंगे कि जो स्कॉलोडॉन है इसमें 5 जोड़ी गिल पाउचेस, गिल यानी क्लोम कोष्ठ पाए जाते हैं। और इसमें जो 5 जोड़ी क्लोम हैं वो हायर्ड आर्क के पीछे एक चेन के रूप में, श्रृंखला के रूप में दिखाई देते हैं। और जो प्रत्येक क्लोम है या जो गिल दरार रूपी है, उसमें भीतर की ओर एक आंतरिक गिल छिद्र, इंटरनल ब्रैंकियल एपर्चर द्वारा वो खुलता है ग्रसनी में, और बाहर की ओर एक्सटर्नल ब्रैंकियल एपर्चर के द्वारा खुलता है, जिसको बोलेंगे बाह्य गिल छिद्र। तो यानी गिल स्लिट्स के द्वारा ये जुड़ा रहता है। तो फिर हम देखेंगे कि गिल दरारों में जो खांच होती है, गिल दरारों में एंडोडर्मी, म्यूकस झिल्ली, श्लेष्म झिल्ली समानांतर पैरेलल वलनों के अंदर एक चेन के रूप में पाई जाती है, और इन वलनों में पटलिका रूपी गिल पटलिकाएं, गिल लेमिले बन जाते हैं। और गिल पटलिकाओं में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त का वितरण रक्त कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। तो प्रत्येक गिल दरार में एक जोड़ी गिल पटलिकाएं पाई जाती हैं, जो इसके आगे और पीछे की दीवार पर स्थित होती हैं। यानी प्रत्येक पटलिका के एक सेट में एक अर्ध गिल, जिसको डेमी ब्रांच या हेमी ब्रांच या आधा गिल बोलते हैं, यानी एक गिल दरार में 2 अर्ध गिल पाए जाते हैं। तो इसमें फिर बीच में सेप्टम होता है, जिसको बोलते हैं अंतरागिल पट्ट, इंट्रा ब्रैंकियल सेप्टम पाया जाता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो ये जो सेप्टम है ये बाहर की ओर काफी आगे तक बढ़ा रहता है और मुड़ा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, इसकी रक्षा हो जाती है गिल्स की। तो जो अंतरागिल पट्ट है, ये इसका जो भीतरी भाग है उसमें क्लोम छड़ गिल बार और विसरल गिल आर्क, अंतरागी ग्रसनी चाप पाई जाती हैं। ठीक है, ये देखिए, आप इसको सिंगल गिल के अगर उसको देखेंगे ना इसका, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ग्रसनी चापों के दृढ़ कंकत समान रचनाएं होती हैं, जिनको बोलते हैं गिल रेकर्स। ठीक है, और जो भीतरी छिद्रों में जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको रोकती है, उनको अंदर नहीं जाने देती, नहीं तो वो गिल के छिद्रों को रोक देंगे, तो पानी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। और प्रत्येक जो ग्रसनी चाप है उसकी जो गिल दरार होती है उसमें दोनों अर्ध गिल की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। अंतरा गिल पट्ट तथा ग्रसनी चाप दोनों अर्ध गिल की अपेक्षा लंबी होती है। तो इसका मतलब स्कॉलोडॉन में अगर देखें तो आप इस चित्र में देखिए, तो
4 तो पूर्ण गिल हैं, होलोब्रांक, और एक अर्धगिल है जिसको डेमीब्रांक बोलते हैं। तो इसमें कंठिका या जो हायोइड चाप है वो स्पाइरेकल कहलाती है। तो स्कॉलिडॉन के जो स्पाइरेकल होते हैं ये बाह्य गिल रंध्र व पटलिकाओं की अनुपस्थिति इसमें पाई नहीं जाती है। लेकिन जो दूसरी फिशेज हैं जैसे इलास्मोब्रैंक है, इसमें सूक्ष्म गिल पट्टिलिकाएं और बाह्य गिल रंध्र पाए जाते हैं। इनको स्यूडो ब्रांच कहते हैं। लेकिन स्कॉलिडॉन में नहीं पाई जाती, तो ये एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाई जाती है, यानी अवशेषी होती है। तो जो हायोइड चाप है वो मात्र एक अर्धगिल पाया जाता है इसके अंदर। फिर इसके बाद 1 से 4 कंप्लीट गिल्स होते हैं। 5वें गिल चाप में गिल पटलिकाएं या लेमिला नहीं पाया जाता, और इसको फिर ए ब्रांक क्लोम रहित गिल कहते हैं। तो इस प्रकार जो स्कॉलिडॉन में हर पाशुरे में 9 अर्धगिल पाई जाती हैं। ठीक है। और जो बोनी फिशेस होती हैं उनमें हाइड और चाप के पीछे एक त्वक वलन ऑपरक्यूलम के रूप में पाया जाता है। ये ऑपरक्यूलम चैम्बर बनाता है बोनी फिशेस में। ठीक है। और इनमें जो गिल पटलिकाएं हैं वो फिलीफॉर्म प्रकार की होती हैं। जो डिप्नॉय फिशेस होती हैं उनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। ये फेफड़ों के समान अंग होता है, और प्रत्येक गिल लेमिना में जो ब्लड है, रक्त पात्र अधिक संख्या में पाया जाता है। ब्लड खूब अच्छे अमाउंट में होता है। तो अगर हम इसका फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को अगर समझें तो दो में डिवाइडेड है। एक तो निःश्वसन, अंतः श्वसन जिसको इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सपिरेशन। तो जो इंस्पिरेशन है उसमें जो मुख ग्रसनी गुहा का फर्श है, नीचे का हिस्सा, वो अधः गिल पेशियों हाइपोब्रैंकियल मसल्स द्वारा नीचे की ओर दबाया जाता है। तो इस प्रकार से मुख खुल जाता है। तो जैसे ही मुख खुलता है उसका वॉल्यूम बढ़ता है और उसमें ऑक्सीजन युक्त जल मुख से होकर के और अंदर ग्रसनी में पहुंच जाता है। और नंबर 2 है एक्सपीरेशन। तो जो मुख में अभिवर्तनी पेशियां एडक्टर मसल्स होती हैं, इनके द्वारा वो बंद हो जाता है। तो जब वो बंद होता है तो ग्रसनी की दीवारों में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो जल वहां पे भरा रहता है वो अब गिल्स से होता हुआ बाहर निकलता है। तो इस प्रकार एक फ्लो बना रहता है। आप इसमें भी देखिए चित्र में, तो एक फ्लो बना हुआ है, एरोज दिख रही हैं आपको कि मुख से पानी अंदर आता है और गिल्स से बाहर निकलता है। तो अब इस प्रकार से जो जल के क्लोम पटलिकाओं के ऊपर से जो समुद्र का पानी बहता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डिफ्यूजन के द्वारा ये जो ऑक्सीजन है एंडोस्मोसिस की क्रिया होती है और ऑक्सीजन अंदर ब्लड में सेल्स में चला जाता है। रक्त के बहने की जो दिशा है बाहर से भीतर की ओर होती है, और जल के बहने की दिशा होती है भीतर से बाहर की ओर, यानी अपोजिट होती है। तो जो रक्त के साथ लाई हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जल के दौरान डिफ्यूजन या परासरण या एक्सऑस्मोसिस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। जब ये ऑक्सीजन युक्त रक्त देह में भ्रमण करता है तो इसमें से ऑक्सीजन मुक्त होकर के टिश्यूज में चली जाती है, और जो भोजन आता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, फिर ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऊर्जा काम में ली जाती है और CO2 बनता है। और ये प्रोसेस कहलाता है आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। इस प्रकार ये स्कॉलिडॉन का रेस्पिरेटरी सिस्टम समाप्त होता है। थैंक्स।